73rd अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लागू हुए 30 साल, 1992 में लागू हुआ था, तो इसको लागू हुए 30 साल हो गए हैं। सो आज जो हमारी चर्चा है वो इस विषय पर है कि 73rd अमेंडमेंट 30 साल के बाद भी उसका ज़मीनी स्तर पर क्या प्रभाव है, किस हद तक लागू हुआ है, और भारत के विकास में, और भारत के विकास से एकदम महत्वपूर्ण गाँवों के विकास में 73rd अमेंडमेंट को जो लागू किया गया है उसकी क्या भूमिका है, उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है। सो 73rd अमेंडमेंट में 29 सब्जेक्ट थे, 29 सब्जेक्ट जिनकी पावर डिवॉल्व होनी थी पंचायत को। ये 29 सब्जेक्ट क्या है? ये बेसिकली आपके जो भी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, ये जितने भी आपके जो लोकल इश्यूज़ हैं, इसको 73rd अमेंडमेंट के अंदर लेकर के आया गया था। ये तो स्वाभाविक है कि जो लोकल इश्यूज़ हैं वो लोकल लेवल पे ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं। जैसे गांव का स्कूल, उसका प्रबंधन अगर गांव के पास है, गांव के ही बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि ग्रामीण सड़कें, कहाँ सड़क बननी है, कहाँ खड़ंजा लगना है, ये निर्णय। जैसे कि इवन ग्रामीण आवास, अब कौन बेघर हो गया है, किसका पति किसी दुर्घटना की वजह से दुनिया को छोड़ के चला गया है या हमारे बीच में नहीं है, और उसके पास और कोई सहारा नहीं है, उसको आवास की ज़रूरत है। किसके खेत में बहुत नुकसान हो गया है बाढ़ की वजह से या मवेशियों की वजह से, किसका बच्चा जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, उसको शिक्षा में अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है, किसके घर में कोई नई बीमारी हो गई है, या कौन क्रोनिकल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, ये सारी बातें गांव के स्तर पर ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होती है। सो ये बहुत ही सामान्य सी बात थी कि ये सारे विषयों को 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत के लेवल पर ही रखा जाए। पर अगर आप इसमें गौर फरमाएंगे, ये जो सारे विषय हैं, अगर ये सारे के सारे पंचायत लेवल पर चले जाएं, तो इनका जो बजट है, जो अनुमानतः राज्य सरकार या केंद्र सरकार खर्च करती है, वो सारा बजट अगर जोड़ करके इन विषयों का पंचायत को दिया जाए, तो वो धनराशि 5 से 10 करोड़ हो सकती है पर पंचायत। तो हर पंचायत के पास 5 से 10 करोड़ हर साल इन 29 विषयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिल सकते हैं। पर ये जो धनराशि है वो आज के समय में राज्य सरकार के द्वारा सीधे खर्च की जाती है। राज्य सरकार इस धनराशि को क्यों नहीं देना चाहती है पंचायत को, या यूँ कहिए कि देने में क्यों असफल रही है तो ये 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देना तो था ही। इसलिए ऑन पेपर हमेशा ये बोला जाता है कि राज्य सरकार देना चाहती है और पंचायत तैयार नहीं है। पंचायत क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये जो पैसा है ये टैक्स पेयर का पैसा है। सो पंचायत में पंचायत घर का होना, वहाँ पर अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करना, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, किस पैसे को कहाँ खर्च किया गया उसका हिसाब किताब, और काम जो गांव में होना है उसकी गुणवत्ता, इन सब चीज़ों को लेकर के बोला गया कि ग्राम पंचायत जो है वो तैयार नहीं है, उसके अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से ये अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं दिए जा सके। तो अब समय बदल चुका है। अब इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले संभव नहीं थी, अब संभव हैं। तो आज हम ये पहला जो विषय है जिसमें जो राज्य सरकार है वो पंचायत को अपनी पावर नहीं दे पाने के जो कारण हैं उसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहला मेरा ये मानना है कि 73rd अमेंडमेंट को जब लागू किया गया था तो उसको एक्ट में तब्दील करके लागू करने का जो अधिकार है वो जो राज्य सरकार को दिया गया वो एक गलती थी। क्योंकि ये तो वही बात हुई कि जिसको पावर देनी थी आपने उसी को बोल दिया कि तुम ही कानून बनाओ और तुम ही पावर दो। कोई भी आदमी अपने लिए अपनी पावर कम क्यों करेगा?
और इसीलिए कोई बहुत बड़ी विडंबना नहीं है कि 30 साल हो गए हैं, उसके बाद जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, क्योंकि पावर देने वाला जो है वही पावर पकड़ करके बैठा हुआ है, तो वो कभी भी अपने आप को पावरलेस नहीं होने देगा। अब दूसरे पहलू पे आते हैं कि अब इंटेंट तो नहीं है, अब इंटेंट नहीं है तो उसे कवर अप कैसे किया जाए। कवर अप ऐसे किया जाता है कि पंचायत के अंदर वो पावर लेने की क्षमता ही नहीं है। क्षमता क्यों नहीं है? अकाउंटेंसी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी कैपेबिलिटी पंचायत लेवल पर नहीं है। और मेरा ये मानना है कि शायद है भी नहीं, क्योंकि जो गांव का युवा है, जो कि थोड़ा समझदार है, जिसके अंदर ये सब कॉम्पिटेंस हैं, वो तो अपने गांव को छोड़ करके जा चुका है। गांव में आय के साधन नहीं है, तो वहाँ पर वो जो स्किल है वो नहीं है। बट हम दूसरे पहलू को थोड़ा सा समझते हैं अब कि ये चीज़ें चेंज कैसे हुई हैं। अब 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत फास्ट से डेवलप हो रही हैं। पहला पीपीजी, डिजिटल पब्लिक गुड। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा पंचायत। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो राज्य सरकार की जो सबसे बड़ी दुविधा है उसका समाधान करता है। कैसे? आपने बोला कि पंचायत के पास अकाउंटेंसी नहीं है, तो अकाउंटेंसी तो पंचायत को करने की जरूरत भी नहीं है। पंचायत के पास प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग पंचायत को करने की ज़रूरत है कि उससे कौन सा प्रोजेक्ट लेना है नहीं लेना है। बट उस प्रोजेक्ट की जितने कॉस्टिंग है, जो अकाउंटेंसी है, वो तो पंचायत की उतनी बड़ी समस्या रही नहीं है, क्योंकि उसके लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और उसके लिए जो लोगों की ज़रूरत है वो वहाँ पर है। जब आप ये कहते हो कि पंचायत के पास कोई लोग नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी राज्य सरकार ने पंचायत को मुहैया कराए हैं, उनकी कैपेसिटी क्यों नहीं इंक्रीज की जाती है, इस पे भी सवाल आता है। जो लोग नहीं है वो कौन कौन से हैं? जो लोग पंचायत के स्तर पर जो लोग हैं वो कौन है? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पंचायत सचिव या सेक्रेटरी। दूसरा रोजगार सहायक। तीसरा एएनएम, आशा। पांचवा शिक्षा मित्र। छठा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। सातवां लेखपाल। इतने लोग तो मेरे को सामने ही दिखते हैं। अभी एक और आदमी जो है वो जोड़ा गया है फॉर हर घर जल योजना के तहत जल मित्र। अभी जो 8 लोग हैं ये पंचायत के लेवल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इनके पास वो स्किल तो है कि ये प्लानिंग में मदद कर सकते हैं और ये पंचायत का पूरा एक वेस्टर्न प्लान बना सकते हैं। जब प्लान बन गया तो अगला पहलू आता है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो। एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज गांव के लेवल पर भी उपलब्ध हैं, जो नहीं है वो पंचायत उनको लेकर के आ सकती है। अब जो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बोला जाता है कि गड़बड़ हो सकती है, वो ये है डिसीजन लेने की क्षमता। क्या पंचायत के पास कॉम्पिटेंस है सही निर्णय लेने की? यहाँ पे सही और गलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या पंचायत राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप, केंद्र सरकार के बनाए गए नियमों के अनुरूप निर्णय ले सकती है? इसका आंसर है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सारे नियम एक सिस्टम में डाल दीजिए, वो लोकल भाषा में पंचायत को असिस्ट करेगा और वो इंश्योर करेगा कि पंचायत कभी भी किसी भी नियम का उल्लंघन ना करे। जैसे कि मैं बात करता हूँ लाभार्थी के चयन। अब लाभार्थी का मुझे चयन करना है कि मुझे ड्रिप इरिगेशन की स्कीम है और मेरे को उसके लिए एक 1.25 लाख का प्रोजेक्ट है जो मुझे अप्रूव करना है। उसके लिए लाभार्थी कौन? तो इसके जो नियम है वो तो केंद्र सरकार ने निर्धारित कर ही रखे हैं।
उस नियम को मैं एआई में डाल देता हूँ। तो सारे नियम वो एआई ही चेक करेगा। अब सारे नियम जब एआई चेक कर रहा है तो उसमें जो डेटा चाहिए वो कहाँ अवेलेबल है? डेटा जो है वो पंचायत के लेवल पे अवेलेबल है। सो किसी भी एआई मॉडल को क्या चाहिए? एक क्वालिटी डेटा। उसके बाद एआई कोई भी निर्णय ले सकती है। आज अगर आप देखिए तो आज हेल्थ के निर्णय लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि इसको किसी को क्या बीमारी है। आज लोन देने के निर्णय लिए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड देने के निर्णय लिए जा रहे हैं। आज बड़े से बड़े निर्णय एआई के थ्रू लिए जा रहे हैं। क्यों? वहाँ पे एक ही बात हो जाती है, डेटा की गुणवत्ता अगर हो तो जो ब्रेन है वो एआई के पास बहुत है। यहाँ पे जो डेटा की जो गुणवत्ता है वो पंचायत के पास है, क्योंकि कौन आदमी के जीवन में क्या घट रहा है ये सबसे पहले पंचायत को ही पता होता है। किसके घर में शादी हुई, किसके घर में बच्चा पैदा हुआ, किसके घर में कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, खेत में पानी आ गया, मवेशी मर गया, मवेशी कुएं में जो है कीचड़ आ गया, ठीक है, घर में पानी की समस्या आ गई, घर की छत टूट गई, टॉयलेट ब्लॉक हो गया, सड़क गंदी हो गई, सड़क में कीचड़ आ गया, ठीक है, तालाब से पानी खत्म हो गया, सूखा पड़ गया, किस खेत में ज़्यादा सूखा का प्रभाव आया। ये सारी चीज़ें, ये डेटा जो है ये पंचायत से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता है। तो अगर पंचायत ये गुणवत्ता वाला डेटा, क्वालिटी डेटा एआई को देती है तो एआई पंचायत के लिए सारे डिसीजन ले सकता है। अब आते हैं आखिरी पहलू पे, डिजिटल पब्लिक गुड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी G20 में अलग अलग समय पर डिजिटल पब्लिक गुड के बारे में बात की। कोविन हमारा एक एग्जाम्पल है कि डिजिटल पब्लिक गुड के थ्रू हमने कैसे वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेज तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा यूपीआई डिजिटल पब्लिक गुड का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, जहां आदमी 5 रुपये, 3 रुपये, 7.5 रुपये इस तरह का ट्रांजेक्शन कर रहा है और लोग डिजिटली ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आधार, केवाईसी, ये सारे के सारे डिजिटल पब्लिक गुड के एग्जाम्पल हैं। डिजिटल पब्लिक गुड क्या है? जो कि अवेलेबल है किसी को भी यूज़ करने के लिए। तो अगर मैं गांव में आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए डिजी लॉकर, पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए डीबीटी, इन काइंड बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के लिए ई रूपी बैंक्ड बाय डीबीटी, अगर मैं इन सारे पीसेस को ले लूँ तो अब क्या हुआ कि मेरे पास लोगों की आइडेंटिटी निर्धारित हो गई, जिसको जो पैसा देना है उससे कनेक्टेड बैंक का सिस्टम हो गया, मेरा सप्लायर का नेटवर्क हो गया, मेरे पास बैंक का नेटवर्क हो गया, और मेरे पास डेटा को वेरीफाई करने के लिए पंचायत हो गया, नियम एआई। ये जो ट्रायंगल है ये राज्य सरकार द्वारा दिए गए जो सारे व्यवधान हैं पंचायत को पावर न देने के, ये ट्रायंगल उन तीनों को सॉल्व करता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त समय है कि राज्य सरकार को 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से 29 के 29 सब्जेक्ट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन पावर अब पंचायत को दे देनी चाहिए।